एमबीबीएस कर लेंगे तो लोग आपको कोई तमगा देंगे, है ना? वो आप में तब भी कुछ कमियाँ निकालेंगे। अच्छा तुमने एमडी नहीं किया, आप हुँ। एमडी कर लेंगे, अच्छा तुमने डीएम नहीं किया। तो लोगों की ज़बान तो दुनिया में कोई कभी लोगों के कहने की परवाह मत। एक और बुराई नौजवान के अंदर आजकल आई हुई है, मास्टरबेशन वगैरह, गलत आदतों में पड़ जाते हैं। इस चीज़ से कैसे बचा जाए? इस सोशल मीडिया ने और इन्फॉर्मेशन के इस एक्सप्लोजन ने जहाँ बहुत से अच्छे रास्ते खुले, बहुत बुरे रास्ते भी खुले। पेरेंट्स को खुल के अपने बच्चों से, अगर अपनी बड़ी होती हुई लड़की से, 12-13 साल की लड़की से अगर माँ नहीं बात करेगी तो कौन बात करेगा? तकल्लुफ़ का कोई हिजाब नहीं होना चाहिए। ये जो हमारे ट्रेडिशनल समाज में कह रहे हम क्या बात करेंगे बच्चों को, हम ये बातें, तो ये तो बेशर्मी, बेशर्मी नहीं, ये बेशर्मी अगर आप नहीं करेंगे तो बेशर्मी तो होगी। बेशर्मी और बेशर्म तब हो जाएँगे बेशर्मी होगी बच्चे। और बेशर्म हो जाएँगे। इसलिए थोड़ा-सा हिजाब हटा के आप खुल के बात कीजिए। इसमें पेरेंट्स और सोसाइटी की हिम्मत भी देखिए, वो लड़का और लड़की अगर गलत काम कर रहे हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इससे है कि इन लोगों ने शादी कर ली स्टूडेंट लाइफ़ में ही, तब इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब ये सोसाइटी का रुझान बन चुका है। जी, ये तो बहुत ही तकलीफ़देह सूरत-ए-हाल है और इसको बदलना चाहिए कि हमने निकाह को मुश्किल कर लिया, बिल्कुल, है ना? और ज़िना ज़िना आसान हो गया आसान। इसलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में आप लोगों का खैर मक़दम है। मैं हूँ मोहम्मद अंसार, आज के पॉडकास्ट का होस्ट और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शारिक अकील साहब, चीफ़ मेडिकल ऑफ़िसर एएमयू अलीगढ़। सर, आपका आज के पॉडकास्ट में बहुत-बहुत खैर मक़दम है। हम आज के पॉडकास्ट में आपका वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। टॉपिक पे बात करने से पहले सर हम आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। आपकी स्टडीज़ क्या रही हैं और फ़िलहाल आप क्या-क्या करते हैं? नाज़रीन, देखिए, मैं डॉक्टर शारिक अकील हूँ और बुनियादी तौर पे मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। एमबीबीएस और एमडी मैंने किया है पीडियाट्रिक साइंसेज़ में और पिछले तकरीबन 34 साल से मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ और पिछले 17-18 साल से मैं हॉस्पिटल में चीफ़ मेडिकल ऑफ़िसर की हैसियत से, उसके सरबराह की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ। मेरा इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा नौजवान नस्ल से ही होता है, यानी यूनिवर्सिटी के जितने तलबा हैं, ये वो एज ग्रुप है जिस पे हम बात भी करना चाह रहे हैं। 14-15 से लेके पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल तक की एज ग्रुप के बच्चे। तो बुनियादी तौर पे तो मेरा ये तारुफ़ है लिखने पढ़ने का, शेरो शायरी का, सोशल इश्यूज़ पे बात करने का, चाइल्ड लेबर, एजुकेशन, क्लाइमेटिक चेंज और डिज़ास्टर मैनेजमेंट वगैरह, ये मेरे बहुत महबूब टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मैं अक्सर बात करता रहता हूँ, मोटिवेशनल लेक्चर्स देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी, जहाँ-जहाँ लोग मुझे बुलाते हैं। नाज़रीन 2 चीज़ें और हैं डॉक्टर साहब की जो शायद डॉक्टर साहब भूल गए। एक तो हज ट्रेनर भी हैं आप, बहुत सारी हज की ट्रेनिंग करा चुके हैं जो खुद मैंने देखी भी हैं। और दूसरा ये है कि एंकरिंग बहुत अच्छी करते हैं, जितने भी बड़े-बड़े मुशायरे होते हैं, इंटरनेशनल मुशायरा हो या फिर हिंदुस्तान में जो मुशायरे हो रहे हों और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो भी बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें आप ही एंकरिंग करते हैं। तो डॉक्टर साहब आप बताइए कि नौजवानों के जो इंतशार है उसकी बुनियादी वजह क्या है आज के टाइम पे? अंसार साहब देखिए, जिस एज ग्रुप की और जिस नस्ल की हम बात कर रहे हैं, ये वो जेन ज़ी जनरेशन ज़ी कैटेगरी है, ये वो पॉपुलेशन है। इसके बारे में हमें समझना चाहिए कि ये लोग इंटरनेट के साथ, स्मार्टफ़ोन और सोशल मीडिया के साथ परवान चढ़े हैं। इसी के बीच में ये ग्रो किए हैं। तो ये बात मानना पड़ेगा कि ये लोग बहुत स्मार्ट हैं, टेक्नो सेवी हैं, बहुत बोल्ड हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं, बहुत ऑथेंटिक हैं और अपनी बात का खुल के इज़हार करते हैं। बिल्कुल। ये इनकी एक खूबी है। लेकिन एक इनकी पॉज़िटिविटी भी है और नेगेटिविटी भी वही है कि ये सोशल मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो सोशल मीडिया के दौर में परवान चढ़े हैं। और आप ये जानते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ आती है, वो सब चीज़ तो सही नहीं होती। अब मिसाल के तौर पे इन्होंने कोई रील देखी, कोई शख़्स आज स्विट्ज़रलैंड से डाले, मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ, कल को मैं थाईलैंड में हूँ, परसों मैं गोवा में हूँ और तरसों मैं इस बड़े शहर में हूँ, या मैं आज इस होटल में खाना खा रहा हूँ, मैं यहाँ 7 स्टार होटल में चाय पी रहा हूँ। तो लोग तो इनके बेस्ट मोमेंट्स मोमेंट्स देखते को हैं। देखते हैं। ज़ाहिर बिल्कुल। है इनका जो स्ट्रगल है वो तो नहीं डालते, इनकी जो हार्डशिप्स हैं, इनकी जो परेशानियाँ हैं और ये यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, ये तो नहीं डालते। तो लोग इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो एक तरह से एक फेक दुनिया में रहने लगते हैं। वो यही बिल्कुल। चाहते हैं कि ये मैं भी करूँ। ज़ाहिर है कि ये रातों-रात तो मुमकिन नहीं है। ये लोग जो अपनी रील डाल रहे हैं, ये वहाँ तक पहुँचने में इन्हें सालों लगे हैं। बहुत स्ट्रगल होती है। लेकिन रील को लोग रियल लाइफ़ समझने लगते हैं बिल्कुल। और इसलिए वो एक धोखे वाली ज़िंदगी के अंदर गुज़ारने लगते हैं और फिर वो ये समझते हैं कि हम ये करें
और ये ज़ाहिर है कि बहुत जल्दी नहीं होता, लेकिन ये नौजवान नस्ल में चूँकि सब्र और टॉलरेंस बहुत कम है, तो वो कोई कामयाबी का शॉर्टकट ढूँढना चाहते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये हमेशा मेहनत, जद्दोजहद, परेशानियाँ, तकालीफ से होके वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये एक जो हम इस पे बात करेंगे डिप्रेशन की जो और भी वजूहात हैं, लेकिन एक बुनियादी वजह ये है, ज़ाहिर है कि वो सब चीज़ तो नहीं मिलती, जो आप रील में देख रहे हैं, बिल्कुल। जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। तो एकदम से चूँकि वो चीज़ हासिल नहीं होती तो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, परेशानियाँ होती हैं। डॉक्टर साहब ने जिस चीज़ के बारे में बात करी अभी, जेन ज़ी अपनी बात बहुत जल्दी से कह देते हैं। तो हम मतलब जो नस्ल हमारी गुज़री है और जो अब से हम कह लें कि 10 साल पहले के जो 30-40 के लोग थे, वो अपनी बात नहीं कह पाते थे। लेकिन आज के टाइम पे कोई भी बंदा अपना फ़ोन उठाता है और उसको जो बात कहनी होती है, कह देते हैं। जेन ज़ी की ये बात बहुत एप्रिशिएट की जा रही है यकीनन। जी। लेकिन आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि खुदकुशी, सुसाइड भी ये लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? हाँ, देखिए ये एक समझने की चीज़ है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी फ़ील्ड में हो, ख़ास तौर से मैं नौजवानों के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ। नौजवान मिसाल के तौर पे एक बड़ी तादाद नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करती है। हिंदुस्तान में हर साल 22 लाख लोग नीट का एग्ज़ाम देते हैं। ये बात पहले से सारे स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स को पता है कि टोटल सीट्स सब मिला के भी सरकारी और गैर सरकारी मेडिकल कॉलेज में सारी सीट्स मिला के भी 1,10,000 से ज़्यादा नहीं है। हुँ, यानी 22 लाख जो अपीयर कर रहे हैं उनमें से तकरीबन 21 लाख को ये पता है कि हमारा एडमिशन अच्छे कॉलेज में नहीं हो रहा। बिल्कुल, तो उनको एक प्लान बी भी तो रखना चाहिए, प्लान बी और प्लान सी रखना चाहिए। पहले से मेंटली इसके लिए तैयार होना चाहिए। इसी तरह आप देखिए आईएएस के एग्ज़ाम्स में आईएएस में जो लोग हर साल यूपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं, 16-17 लाख लोग भरते हैं, लेकिन फाइनली मेंस के अंदर 7 लाख के करीब लोग अपीयर होते हैं। सबको पता है कि टोटल सीट 1100 आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, हुँ, आईआरएस मिला सबको के। मिला के। इसका मतलब ये है कि हर 500 कैंडिडेट्स में 1 कैंडिडेट का फाइनली सिलेक्शन होना है। तो बाकी 499 499 को ये समझना चाहिए पहले ही से कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा यानी सबसे ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप सेलेक्ट होने नहीं जा रहे। कामयाबी का इम्कान बहुत कम है। तो अगर हम इसको समझ के चलें और इस बात को मान के चलें कि हमारे सामने इन इम्तिहानात में जिसमें हम दे रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ज़रूरी नहीं कि हम कामयाब हों। और मिसाल के तौर पे जो 1100 लोग आईएएस में सेलेक्ट हुए और जो लोग नहीं सेलेक्ट हुए, उनमें बहुत मामूली फ़र्क होता है। कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं होता। बिल्कुल, मिसाल के तौर पे जो 1700 या 1800 पे नंबर पे है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, तभी तो वहाँ तक पहुँचा। तो ये समझना चाहिए कि अगर हम उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो हमारी कोई कमी नहीं है ऐसी। हमने मेहनत भरपूर की, लेकिन सब तो नहीं सेलेक्ट होंगे। सही, सेलेक्ट तो वही लोग होंगे जो सीट्स हैं। तो अगर हम मेंटली इस बात अपने आप को तैयार कर लें कि हमारे लिए दूसरे ऑप्शन भी हैं। मिसाल के तौर पे एमबीबीएस में नहीं हुआ, डेंटिस्ट्री है, नर्सिंग है, पैरामेडिकल बहुत बड़ी फ़ील्ड है, बायोमेडिकल साइंसेज़ हैं। इसी तरह अगर आपका आईएएस में नहीं हुआ, तो आप ग्रेजुएट हैं, आपके पास तो पूरी दुनिया है, द स्काई इज़ योर्स। सिर्फ़ सिविल सर्विसेज़ ही थोड़ी है, उसके अंदर तो बहुत थोड़े से लोग जाते हैं। तो ये बिल्कुल ज़हन क्लियर होना चाहिए। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि हमारी जो ये पॉपुलेशन है, जिसे हम जेन ज़ी ये बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं हुँ। और ये बहुत उम्मीदें लगा के बैठते हैं, इतना कि जैसे हमारा तो हो ही जाएगा। ये एटीट्यूड इस लिहाज से तो ठीक है, हमें पूरी ताकत से मेहनत करनी है, लेकिन नतीजे के एतबार से ये एक तरह से बहुत मौलिक है। अब ज़ाहिर है कि जब कामयाब एक बार कामयाब नहीं हुए, दूसरी बार कामयाब नहीं हुए, तो आप देख रहे हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस तो बदनाम हो गए। वहाँ पे हर दूसरे-तीसरे महीने एक सुसाइड हो रहा है स्टूडेंट्स का। और आप सही कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में तकरीबन 14-15 हज़ार स्टूडेंट सुसाइड हो रहे हैं, हर बिल्कुल, साल बिल्कुल, स्टूडेंट सुसाइड हो बिल्कुल, रहे हैं बिल्कुल। और ये रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो ये बहुत तशवीशनाक सूरत-ए-हाल है। जेन ज़ी और ये हमारे आज के नौजवानों को ये बात समझनी चाहिए कि दुनिया में हर चीज़ हमारी ख्वाहिश से नहीं होती। हमें नो भी सुनना है, हमें तैयार रखना है अपने आप को ना के लिए, कि हम ये चीज़ चाहते हैं, नहीं होगी, तो उसके लिए भी तैयार हैं। डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जिस कॉम्पिटिशन की बंदा तैयारी कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल नीट की तैयारी कर रहा है, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, आप कह रहे हैं कि अगर वो नहीं मिल रहा है तो उससे नीचे वाला हम ले लें, लेकिन सोसाइटी उसको फिर बहुत गिरी हुई नज़र से देखती है। इस प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करे वो? इसमें देखिए पूरी सोसाइटी का रोल है, ख़ास तौर से सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का है। पेरेंट्स अपनी जो ख्वाहिशात हैं वो बच्चों पे अपनी औलाद पे ना थोपें। मिसाल के तौर पे बाप खुद तो डॉक्टर बन नहीं सके। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा ज़रूर डॉक्टर बने। तो सही, ये जो प्रेशर होता है या पीयर प्रेशर ये मैं नौजवानों से कह रहा हूँ। आपका एक दोस्त है वो आईएएस में आ गया। ज़रूरी नहीं कि आप भी आएँ और आपके अंदर बहुत सी दूसरी क्वालिटीज़ हैं
हो सकता है आप ह्यूमैनिटीज़ में जाएँ तो आप बहुत नाम पैदा करें। हो सकता है आप स्पोर्ट्स में जाएँ तो आप कमाल करें। हो सकता है आप दूसरी फ़ील्ड्स मैनेजमेंट और लॉ में जाएँ तो आप झंडे गाड़ें वहाँ पे। ज़रूरी नहीं कि कोई आईएएस में आ गया या कोई नीट में आ गया तो वही काबिल है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि पेरेंट्स और अच्छी सोसाइटी बनती किससे है? पेरेंट्स और दोस्त पेरेंट्स हैं से, वहाँ, दोस्त, आस-पास के खानदान। लोग। उनको इस बात को समझना चाहिए कि यार 22 लाख लोग बैठ रहे हैं, इसके अंदर से 1 लाख सीट हैं, तो बाकी 21 लाख को हमें हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए कि वो दूसरे मैदान उससे नीचे नहीं, बल्कि बाज़ मर्तबा मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो खुद डॉक्टर नहीं बन सके, बिल्कुल, नीट बिल्कुल। में बैठे लेकिन उन्होंने ऐसे ज़बरदस्त कोचिंग इंस्टीट्यूट कायम किए कि वो अपने इदारों से सैकड़ों डॉक्टर्स पैदा कर रहे हैं। सही। तो मेरे ख़्याल से आप खुद आईएएस बन जाते तो एक के आईएएस में इज़ाफ़ा होता। लेकिन आपने एक ऐसे स्टेट ऑफ आर्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट कायम किए कि आपके इदारों से 10-10 आईएएस हर साल निकल रहे हैं। सही। बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो डॉक्टर साहब, कॉम्पिटिशन के इस दौर में अपनी मेंटल हेल्थ को फिर इंसान कैसे कंट्रोल करके रखे या उसको सही रखे? ये तो बड़ा प्रॉब्लम है ना आज के टाइम पे। हाँ, बिल्कुल। देखिए एक तो मेंटल के साथ मैं थोड़ी-सी फ़िज़िकल हेल्थ की भी बात करूँगा। हुँ, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है जो नौजवान पॉपुलेशन आज मैं देख रहा हूँ चूँकि मैं तो सुबह से शाम तक नौजवानों ही में रहता हूँ, स्टूडेंट्स में रहता हूँ। बिला वजह रातों को जागना, बुनियादी वजह बीमारी की मेंटल हेल्थ भी और फिज़िकल हेल्थ भी इससे मुतासिर होती है, बिला वजह। जिसको कोई ज़रूरी काम है वो रात में ज़रूर जागे। डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं, हॉस्पिटल स्टाफ है, एयरपोर्ट में स्टाफ है, ये कॉल सेंटर में काम करने वाले हैं, उनको रात में जागना है। वो उनकी प्रोफ़ेशनल मजबूरी है। लेकिन आप देखिए, किसी शहर में चले जाइए, बिला वजह लोग 2 बजे, 3 बजे ढाबों पे बैठे हैं और जाग रहे हैं। ढाबों में नहीं, घरों के अंदर भी मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, मोबाइल लिए बैठे हैं और 1 बजे, 2 बजे। अलीगढ़ की तो ये रिवायत मानी जाती है कि जो चाय जी, पे नहीं बैठते कि वो जी। स्टूडेंट्स कैसे हैं। तो ख़ास तौर से तो अब ये जो बिला वजह जाग रहे हैं, ये तो अपने वक़्त को ज़ाया ही कर रहे हैं और फिर ये कि रात को जाग के अपनी सेहत भी ख़राब कर रहे हैं। बहुत सारी स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो लोग रात में जागते हैं, उनकी जो हेल्थ स्टैटिस्टिक्स हैं, हेल्थ पैरामीटर्स, वो जो रात में सोते हैं, उनसे बहुत ख़राब होती हैं। इसलिए एक तो बिला वजह रात में ना जागें, नींद पूरी करें। हुँ, दूसरा दूसरा जो डिप्रेशन और स्ट्रेस है, इसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जो मैंने बताया। एक चीज़ और कि आप फ़िज़िकल एक्टिविटी ये वाली आज की जो नस्ल नहीं करती। भाग-दौड़, कुछ गेम्स, कुछ फ़िज़िकल ज़्यादातर वक़्त आपको लैपटॉप के ऊपर, स्मार्टफ़ोन्स के ऊपर बैठे-बैठे हुए। इसलिए आप देखते हैं कि ओबेसिटी की प्रॉब्लम इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा है। सही। इसी एज ग्रुप में इस वक़्त ब्लड प्रेशर बेइंतहा बढ़ रहा है। यानी 18 साल से लेके 34 साल की पॉपुलेशन में तेज़ी के साथ हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, चूँकि ऑनलाइन खाने का आजकल चलन चल गया है, इधर ऑर्डर किया, उधर ऑर्डर फ़ास्ट किया। फूड वगैरह। फ़ास्ट फूड, जंक फूड का बहुत चलन हो गया है। इधर फ़ोन किया और 5 मिनट में आपको ऑर्डर किया, 5 मिनट में आपके दरवाज़े के ऊपर खाना आ गया। तो कोई चलना-फिरना ही नहीं हो रहा, भाग-दौड़ ही नहीं हो रही, एक्टिविटी नहीं हो रही और फ़िज़िकल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, वो नहीं हो रही। उससे ओबेसिटी, और ओबेसिटी जब मैं कहता हूँ ओबेसिटी का मतलब ब्लड प्रेशर, हार्ट डिज़ीज़, अ, डायबिटीज़। अब यंग एज में डायबिटीज़ हो रही है। बहुत खबरें आपने पिछले 1-2 साल में सुनी होंगी, यंग लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, दिल जो की देखने को बीमारियों मिल से, रहा है। यानी जिम में हैं, कर रहे हैं, मर के जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पार्टी में हैं और सेलिब्रेशन के मूड में हैं और हार्ट अटैक हो गया। वजह क्या है कि हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने इतना जंक फूड खा लिया कि हमारी आर्टरीज़ ब्लॉक हो रही हैं। हमें पता ही नहीं कि हमें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता चला जा रहा है, जंक फूड से और इनएक्टिविटी से और ओबेसिटी से। तो ये इन चीज़ों के ऊपर और इसका दूसरा जो स्ट्रेस हम बता रहे हैं, जो जिसका आपने ज़िक्र किया कि इस नेक थ्रोट कॉम्पिटिशन जो है, हुँ, इस वक़्त मुकाबले जाती जो दौर है और जो अफ़रा-तफ़री का माहौल है, हर आदमी, देखिए दुनिया का हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, नहीं हर आदमी यूनिवर्सिटी का प्रोफ़ेसर नहीं बन सकता, सही। दुनिया का हर आदमी आईएएस नहीं बनेगा। इसको मान के चलें और फिर जो मैं कह रहा था प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी अगर रखें तो मेरे ख़्याल से मैंने आपको कितनी मिसालें दी कि लोग अगर इन फ़ील्ड्स में नहीं आए जो वो चाहते थे, दूसरी फ़ील्ड में उन्होंने कमाल किया है और उससे बहुत बेहतर परफ़ॉर्म किया है। एक तो पेरेंट्स का रोल इसमें बहुत ज़्यादा है और आस-पास मिलने-जुलने वाले। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर मेरा एमबीबीएस में ये जो है ये बहुत खतरनाक है। जी, लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल, लोग आपकी परवाह कर रहे हैं, जो आप लोगों की परवाह कर रहे हैं। लोग तो आपकी परवाह नहीं कर नहीं रहे। करते। अगर आप एमबीबीएस कर लेंगे तो लोग आपको कोई तमगा देंगे, है ना? वो आप में तब भी कुछ कमियाँ निकालेंगे। अच्छा तुमने एमडी नहीं किया, हुँ, आप एमडी कर लेंगे, अच्छा तुमने डीएम नहीं किया। तो लोगों की ज़बान तो दुनिया में कोई कभी लोगों के कहने की परवाह मत कीजिए। आप अपना रास्ता तय कीजिए, सोच समझ के तय कीजिए, कभी इसकी परवाह आपके वालिदैन हैं, आपके वेल विशर्स हैं, उनकी ज़ाहिर है आपको परवाह करनी है। लेकिन कभी भी मैं वालिदैन से कहूँगा
कि आप अपने बच्चों पे अपनी ख्वाहिशात मत थोपिए। उनका पैशन है, अगर किसी शख्स को, किसी नौजवान को किसी फ़ील्ड में जाने का पैशन है, उसके अंदर चिंगारी है, तो फिर वो इंशाल्लाह रास्ता निकाल लेगा। लेकिन आप थोपेंगे उसके ऊपर, उसका मिज़ाज ह्यूमैनिटीज़ का है, उसका मिज़ाज आर्ट्स का है, उसका मिज़ाज कॉमर्स का, और आप चाहते हैं कि नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है, वहीं पे जो है सारा मामला बिगड़ जाता है। डॉक्टर साहब एक और बड़ी वजह है यूथ के अंदर जो देखी जाती है, एक प्रॉब्लम भी आ रही है। एक तो शादी से भाग रहे हैं, वो तो एक मसला है, उस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बुराई नौजवान के अंदर आजकल आई हुई है, मास्टरबेशन वगैरह, गलत आदतों में पड़ जाते हैं। इस चीज़ से कैसे बचा जाए? अब देखिए, मैंने पहले सबसे पहले जेन ज़ी के बारे में ये कहा था कि ये लोग बहुत बोल्ड हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं। लेकिन इस सोशल मीडिया ने और इन्फॉर्मेशन के इस एक्सप्लोजन ने, जहाँ बहुत से अच्छे रास्ते खुले, बहुत बुरे रास्ते भी खुले। अब हर वो चीज़ जो एक ऐज के ऊपर आपको मिलनी चाहिए थी, वो 6 साल और 7 साल के बच्चे के मोबाइल में मौजूद है ना? तो ज़ाहिर है कि के असरात क्या होंगे? जो चीज़ एक 13-14 साल का बच्चा समझ सकता है, जब वो 7 और 8 साल के बच्चे के सामने बार-बार आएगी, 1-2 बार नहीं। तो किसी ने कहा ना कि पहले तो कहा गया था जब टेलीविज़न चला था, टेलीविज़न की बदौलत नस्ल जल्दी पक गई, बच्चा-बच्चा शहर का बालिग नज़र आने लगा। अब टेलीविज़न को हटा के मैं इसे सोशल मीडिया सोशल कहूँगा, मीडिया। इंटरनेट कहूँगा। हर चीज़ बेडरूम में मियाँ और बीवी क्या करते हैं, ये एक 6 और 7 साल का बच्चा जब बार-बार देखेगा, क्या होगा? इसमें तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, और घर का जो माहौल है। देखिए, बार-बार हम कहते हैं जो घर से जो संस्कार मिलते हैं बच्चे को, जो अक़दार मिलते हैं, वही आगे चल के इसमें बहुत बड़ा रोल वालिदैन, दादा-दादी। अच्छा, एक उसमें नुकसान ये भी हो रहा है कि चूँकि अब बच्चे न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, हाँ, जॉइंट फैमिलीज़ है नहीं। बच्चे भी बाहर पढ़ने जा रहे तरबियत हैं, करने हॉस्टल्स वाले में जो रह रहे हैं। दादा और दादी थे, नाना और नानी थे, वो शाज़-ओ-नाज़िर ही हैं, और अगर हैं भी तो वो खुद अपनी सोशल मीडिया, अपने स उस में अपने मोबाइल में गुम हैं। तो पेरेंट्स का बहुत, तो पेरेंट्स को खुल के अपने बच्चों से, अगर अपनी बड़ी होती हुई लड़की से, 12-13 साल की लड़की से अगर माँ नहीं बात करेगी, तो कौन बात करेगा? इसी तरह जो लड़के हैं, मैं पेरेंट्स को बार-बार कहता हूँ, देखिए आप अगर अपने बच्चों से खुल के नहीं बात करेंगे, तो फिर वो अपने दोस्तों से बात करेंगे। हुँ, दोस्तों से इन्फॉर्म ज़ाहिर है क्यूरियोसिटी तो होती है ना, सही। और इस एज में तो सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी, उत्सुकता और बेचैनी होती है इन चीज़ों को जानने की। अगर आप उसका जवाब नहीं दे रहे, तो वो दोस्तों से पूछेगा, और दोस्त अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, और ज़्यादा इम्कान ये है कि बुरे होंगे, और वो गलत रास्ते पे डालेंगे। इसलिए इससे पहले कि आपके बच्चे जवान हों, जवानी की दहलीज पे जैसे कदम रखें, बाप और माँ खुल के अपने बेटे और बेटी से गुफ्तगू करें, दे आर द बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि माँ और बाप तो बच्चे का अच्छा ही चाहेंगे, सही। दोस्त बुरा भी चाह सकते हैं और बुरा चाहते हैं। जो जो बिगड़े हुए दोस्त हैं, वो तो यही चाहेंगे कि हमारे, ये जो बच्चों को नौउम्री के अंदर सिगरेट की आदत पड़ती है, कोई घर से थोड़ी पड़ती है। ये तो क्लास के अंदर एक लड़का जो बार-बार फेल हो रहा है, और वो बैक बेंचर है, वो चाहता है कि मेरे 8-10 साथी बने, मैं हुँ, अकेला क्यों टारगेट हो रहा हूँ क्लास के अंदर? हुँ, हुँ। तो वो 8-10 लोगों को कम से कम इन्फ्लुएंस करता है। अब चूँकि उसकी एक दादागिरी वाली भी वैल्यू है, तो ये इस कम उम्र के बच्चों से मुतासिर होते हैं। यार, ये तो क्लास का बॉस है, ये तो इससे सब डरते हैं। तो फिर वो उसके साथ रहने लगते हैं, और फिर वो स्मोकिंग और दुनिया भर का नशा, जो गलत वो करता है, वो वो उनको भी वही सिखाता उसको है। फ़ॉलो, फिर वो उसका आइडियल हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, वालिदैन, माँ और बाप को बच्चे अपना आइडियल समझते हैं, सबसे अच्छा समझते हैं। इसलिए तकल्लुफ़ का कोई हिजाब नहीं होना चाहिए। ये जो हमारे ट्रेडिशनल समाज में, अरे हम क्या बात करेंगे बच्चों को, हम ये बातें, तो ये तो बेशर्मी, बेशर्मी नहीं, ये बेशर्मी अगर आप नहीं करेंगे तो बेशर्मी तो होगी। बेशर्मी और बेशर्म तब हो जाएँगे बेशर्मी होगी बच्चे। और बेशर्म हो जाएँगे। इसलिए थोड़ा-सा हिजाब हटा के आप खुल के बात कीजिए। तो इंशाअल्लाह ये परेशानियाँ जितनी भी, आपने सिर्फ़ एक मैस्टरबेशन का नाम लिया, इसके साथ जितनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उन सब का बेहतरीन हल ये है कि घर में इससे पहले कि बच्चे जवान हों, उनको वो सारी चीज़ें खुल के उनसे वालिदैन बात करें, उनको समझाएँ। क्योंकि अब इस तरह के टीचर्स भी नहीं अवेलेबल हैं, है ना? बच्चे ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, टीचर्स के साथ भी इंटरेक्शन, और टीचर्स भी बहुत बिज़ी हैं। उनके पास भी इतना टाइम नहीं कि ये चीज़ बताएँ, तो पेरेंट्स से बेहतर तो कोई है नहीं, कि वो इन चीज़ों पे बच्चों को तैयार करें। यंग जनरेशन बहुत देर से शादी कर रही है, इसका क्या हल है? देखिए, अ, एक तो ज़ाहिर है कि हर यूथ में एक ये जज़्बा है कि हम पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़िए। लेकिन हमें एक बात ज़रूर समझना चाहिए कि अगर हमें भूख लग रही है 1 बजे दोपहर में, लंच का टाइम है, और हम खा रहे हैं 4 बजे, तो हम 3 घंटे देर करके जो खा रहे हैं, तो 3 घंटे अपने आप को तड़पा रहे हैं भूख से, है ना?
इसको इस मिसाल से आप समझ सकते हैं कि शादी की एक एज है, बायोलॉजिकल अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर चीज़ें रखी हैं। जी, जब पेट है तो भूख भी है। इसी तरह जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जब डेवलप होने लगते हैं, जब लड़का और लड़की बालिग होने लगते हैं और बड़े होने लगते हैं, तो उनकी जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं, उनकी जो बॉडी की फिज़िकल रिक्वायरमेंट है, वो तो रहती है ना। लेकिन समाज का ताना-बाना अब ऐसा हो गया कि नहीं साहब शादी तो तब करेंगे जब कुछ कमाने लगें। आज इस कदर बेरोज़गारी है। आज कितने लाखों पीएचडीज़ हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही, हाइली क्वालिफ़ाइड हैं, नौकरी नहीं मिल रही। तो अगर आप इसका इंतज़ार करेंगे कि नौकरी मिलेगी, तब हम बच्चे की शादी करेंगे, तब बच्चे की शादी करेंगे, तो फिर तो ये होगा ही। तो नौजवानों को ये ज़रूर समझना चाहिए कि जैसे मैंने कहा बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ-साथ कोई ना कोई छोटा-मोटा रोज़गार कुछ कमाने का अब आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सी चीज़ बहुत वो चीज़ें। कितना ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल हैं। कितने लोग मैं जानता हूँ, कुछ ख़वातीन, लड़कियाँ जो मैं ऐसी भी बहुत सी ख़वातीन को बच्चियों को जानता हूँ यूनिवर्सिटी की कि वो बीए और एमए कर रही हैं और अपने घर से बुटीक चला रही हैं, ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग कर रही हैं और ऐसे में कुछ हाफ़िज़ कुरान लोगों को जानता हूँ। ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और वो 10-15 हज़ार रुपए का खर्चा अपना 20,000 रुपए का खर्चा आराम से महीने पे निकाल ले रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि लेट मैरिज जब हम कर रहे हैं, अब ये नौजवान चाहे लड़का हो, चाहे लड़की, सबको पता है कि हमारी बॉडी की, हमारी बायोलॉजिकल नीड्स हैं। आप उसको सप्रेस करेंगे, तो ज़ाहिर है वो अननेचुरल तरीके से कहीं न कहीं ज़ाहिर होगी। तो उसको रोकने का एक तरीका ये है कि जहाँ तक हो सके जल्दी शादियाँ की जाएँ और ज़ाहिर है कि इस्लाम ने तो इसको कहा है कि जहाँ जितनी जल्दी मुमकिन हो, वालिदैन बच्चों की शादी की फ़िक्र करें। बल्कि कहा गया कि चंद चीज़ों में जल्दबाज़ी की जहाँ इजाज़त है, उसमें एक ये है शादी। कि शादी में जल्दबाज़ी कीजिए, वरना जल्दबाज़ी को मना किया गया। तो अगर समाज का पूरा मिज़ाज ये बन जाए, यानी अब देखिए होता समाज किससे बनता है? लड़के और लड़की। अब अगर लड़की वाले तैयार हो जाएँ कि ठीक है साहब हमारा होने वाला दामाद पढ़ाई कर रहा है, इंशाल्लाह आगे अच्छा करेगा। अभी वो 20-25 हज़ार रुपए कमाता है, तो काफ़ी है। सो के अल्लाह पे तवक्कुल करें, भरोसा करें। आप अल्लाह पे भरोसा करेंगे तो अल्लाह रास्ते भी तो खोलेगा। रिज़्क तो उसी के हाथ में है। ये नौजवान नस्ल को ये जो समझते हैं कि हम 30 साल के हो जाएँगे और अब 35 साल के हो जाएँगे तो हम बहुत कमाने लगेंगे। क्या ऐसा होता है? कितने लोग ऐसे हैं जो 30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, अभी भी नहीं कमा रहे। तो उन्होंने अपना इतना बड़ा तो नुकसान कर लिया, सही जो है। अपनी जिस्मानी ज़रूरियात हैं, उसको पस-से-पुश डाल के आप कितनी बड़ी अपनी हेल्थ के साथ खेल कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया अब आपको भूख लग रही है और आप नहीं खाना खा रहे, तो आपकी बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स मुतासिर हो जाएँगे। इसी तरह आपकी एक बायोलॉजिकल नीड है, आपके अंदर हार्मोन्स हैं, आप जवानी की दहलीज़ पे कदम रख के आगे बढ़ चुके हैं, तो आपकी कुछ ज़रूरतें हैं। उनको अगर आप नहीं पूरा कर रहे फ़ितरी तरीके से जिसकी इजाज़त हर मज़हब देता है, जिसको हर मज़हब प्रमोट भी करता है, आप जल्दी शादी कीजिए। अगर आप नहीं कर रहे, तो उसका ख़मियाज़ा यही होगा। तो कुछ नौजवान को मैं चाहता हूँ मुझे तो शादी करनी है। अब आप ये बताइए ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे कोई बेवकूफ़ कहे कि मुझे तो साँस ही नहीं लेना, मुझे तो सब खाना खाना ही नहीं है। शादी नहीं करनी। नहीं, हम ऐसे ही जैसे कोई आदमी ये तय करे कि साहब मैं कल से खाना छोड़ दूँगा। इज़ इट पॉसिबल? इसी हुँ, तरह अगर कोई आदमी कहे कि मैं शादी नहीं करूँगा, तो उसके ये कहने से उसके जज़्बात और उसकी बायोलॉजिकल नीड्स थोड़ी ख़त्म हो जाएँगी। तो फिर वो गलत रास्ते की तरफ फिर वही रात में लिहाफ़ के नीचे घुस के आप अपने मोबाइल पे पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं, कौन जानता है? ये चीज़ें होती हैं और फिर इसका अल्टीमेट नतीजा डिप्रेशन। हुँ। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और सुसाइडल टेंडेंसीज़। क्योंकि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल नहीं रहा और आप फ़ितरत के अगेंस्ट, अपनी बायोलॉजी के अगेंस्ट जा रहे हैं, अपने नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। अपनी ज़रूरियात को, अपनी जिस्मानी और ज़हनी ज़रूरियात को आप सप्रेस कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं से तो पानी का रास्ता आप रोकेंगे तो पानी कहीं न कहीं रास्ता ज़रूर बना के निकलेगा। इसमें पेरेंट्स और सोसाइटी की हिम्मत भी देखिए, वो लड़का और लड़की अगर गलत काम कर रहे हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इससे है कि इन लोगों ने शादी कर ली स्टूडेंट लाइफ़ में ही, तब इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब ये सोसाइटी का रुझान बन चुका है। जी ये तो बहुत ही तकलीफ़देह सूरत-ए-हाल है और इसको बदलना चाहिए। वही तो है ना कि अ, जो अक्सर मैं मिसाल देता हूँ कि हमने निकाह को मुश्किल कर लिया, बिल्कुल, है ना? और ज़िना ज़िना आसान हो गया आसान। इसलिए। अगर हम निकाह को आसान करें, अगर हम शादियों को आसान करें, जल्दी करें, तो शादी ना करने के जितने भी नुकसानात होते हैं, जिसकी वजह से एक पूरा का पूरा एक सेक्स मार्केट खुला हुआ हाँ, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। वो सब के ऊपर आप काबू पा सकते हैं और जब आप अपने जीवन साथी चुन लेते हैं, तो सिर्फ़ जिस्मानी तौर पे नहीं, आप ज़हनी तौर पे इतने इस कदर मज़बूत हो जाते हैं
है ना? आप आपके अंदर ज़हनी इंतशार नहीं होता, जी, आपके अंदर इसलिए आप जानते होंगे कि अगर कहीं पे किसी शख्स को इमामत करनी है और 2 लोग नौजवान मौजूद हों, बिल्कुल एक से जिनका इल्म, तो बेहतर ये है कि जो शादीशुदा है, वो स इमामत करे। सही, क्यों? ये क्यों कहा गया? इसीलिए ताकि जो शादीशुदा है, वो कम से कम एक खूंटे से बंधा है। वो मुंतशिर नहीं है, वो कंपोज़ है, वो सुकून में है, वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। इस हिकमत को समझना चाहिए। डॉक्टर साहब आप मेडिकल फ़ील्ड से हैं। आजकल फीमेल डॉक्टर्स भी और बहुत सारे डॉक्टर्स ऑनलाइन साफ-साफ ये बता रहे हैं कि मस्टरबेशन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिज़िकल हेल्थ अच्छी होती है, हमारी हार्ट की और ज़्यादा रगें खुल जाती हैं। इस तरह की बहुत सारी उल्टी-सीधी बातें सुनने को मिलती हैं। क्या मस्टरबेशन वाक़ई में इतनी फ़ायदेमंद है या हमारे जिस्म के लिए, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है? मास्टरबेशन हम क्यों कर रहे हैं? सुकून हासिल करने के लिए ना, इसीलिए यस। तो कर रहे हैं। हाँ, तो बेस्ट सुकून तो शादी से और जीवन साथी से मिलता है। हाँ, हम वो काम क्यों ना करें कि शादी करें और उससे फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी, तभी तो मैं बार-बार कह रहा हूँ। और जहाँ तक ये बात है, किसी हद तक ये बात ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली कब तक मास्टरबेशन करेंगे? अल्टीमेटली तो बिलाखिर तो शादी ही से ज़रूरत पूरी होगी। अल्लाह का निज़ाम ही ऐसा, उसने बनाया ही इंसान को इसलिए कि आप ये बताइए, अभी 13-14 साल का बच्चा है, वो अपोज़िट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? चूँकि फ़ितरी तौर पे अल्लाह ने उसके अंदर ये चीज़ रखी। तो वो इंसान की ख़्वाहिश इंसान ही पूरा करेगा, वो अपोज़िट सेक्स ही पूरा करेगा। सही। वो आप कितना मैनुअल चीज़ें करते रहिए, उससे होगा नहीं। उससे वक़्ती तौर पे आपको सुकून मिल जाएगा, आपके उसके बाद में लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हेल्थ होती हैं प्रॉब्लम्स भी उनको। होगी और उसके बाद अल्टीमेटली एट एट द एंड ऑफ द डे, जब आपने सवाल किया आप कितनी बार मास्टरबेशन कर लेंगे? और फिर ये कि इसके जो नुकसानात होते हैं, इस फ़ील्ड के लोग जो इस फ़ील्ड में काम करते हैं, वो भी बताते हैं कि इसके नुकसानात भी होते हैं। पूरा का पूरा चेहरे की ग्लो चली जाती है, पूरा लगता ही नहीं कि ये नौजवान है, ऐसा लगता है कि गिरा पड़ा कोई शख्स है। बेस्ट तरीक़ा वही है जो दुनिया के हर मज़हब ने बताया है, शादी करें। अब कौन दुनिया में कोई मज़हब ऐसा भी है, सिवाय रहबानियत के, जिसको कोई मज़हब ही नहीं मानता? सही। है ना? वो हर मज़हब ये कहता है, हर दुनिया का बड़ा मज़हब ये कहता है कि बच्चों की जल्दी शादी करो। इसमें यही तो हिकमत है कि फिर इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और यही बात जो हमारा माशरा आज इंतज़ार करता है कि ये पहले बरसर-ए-रोज़गार हो तब हम इसकी शादी करेंगे। पहले मेरी बेटी एमए करे, पहले मेरी बेटी पोस्ट ग्रेजुएट करे, फिर रिसर्च करे, फिर शादी करेंगे। मेरे ख़्याल से हम वालिदैन और सोसाइटी खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। सही। बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं अगर हमारी ज़हनी अगर हम ये सोचते हैं। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल ये है कि आज के नौजवान अपनी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या करेंगे? आप उसमें क्या मशवरा देंगे? उनको क्या करना चाहिए? एक तो मैं ये कहूँगा नौजवानों से कि अपनी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी करें, बैलेंस डाइट पे ज़ोर दें, खूब पानी पिएँ, भरपूर नींद लें, रात की नींद लें, जहाँ तक हो सके रात की नींद लें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, आप कोई जॉब नहीं कर रहे रात में, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि आप दिन में पढ़ाई करें और रात में सोएँ? दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि रात की नींद का कोई बदल नहीं, नो सब्स्टिट्यूट ऑफ नाइट स्लीप। एक तो ये कि अपनी इस पूरी जो आपकी लाइफ़स्टाइल चेंज हुई है, इसको हेल्दी कीजिए, खाने-पीने में भी जंक फूड और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड कीजिए, जहाँ तक हो सके बहुत ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा शक्कर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बैलेंस इसलिए इसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ये जितने जंक फूड होते हैं, जितने भी, इनके अंदर बेइंतहा नमक होता है। इनका जो ऑयल होता है बहुत खतरनाक सेहत के लिए मुज़िर होता है और जितने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और जूसेस वगैरह होते हैं, कैन्ड उसमें बहुत शुगर शुगर होती है, भरी होती है पूरा। बेइंतहा इज़ फुल ऑफ शुगर। ये बेइंतहा खतरनाक है। इसको ख़त्म करें, रात में भरपूर नींद लें और रियलिस्टिक होइए, परफेक्ट होने की कोशिश मत कीजिए, रियलिस्टिक होइए। रियलिटी ये है जो मैंने बताया, आप आईएएस का कॉम्पिटिशन दे रहे हैं या आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप इंजीनियरिंग सर्विसेज़ जाना चाहते हैं, रियलिस्टिक होके उसकी तैयारी कीजिए और प्लान बी और प्लान सी हमेशा रखिए। तीसरी चीज़ ये कि ज़िंदगी के इस कॉम्पिटिशन के अंदर, इस भाग-दौड़ के अंदर, आपको ये समझना चाहिए कि आप के लिए ज़रूर रिस्क उतरा है। ऐसा नहीं कि आप भूखे मरेंगे। आप सही सिमत में मेहनत कीजिए और मुस्तकिल आप लगे रहिए। ये नहीं देखिए एक चीज़ और होती है, हमने ये तय कर लिया कोई चीज़ का मैं ये करूँगा, अनरियलिस्टिक गोल रख लिया। जैसे बहुत से लोग होते हैं न्यू ईयर आता है कि साहब मैं इस साल 10 किलो वज़न कम करूँगा। ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। आप ये तय कीजिए मैं हर महीने आधा किलो कम करूँगा वज़न, तो आप कर लेंगे। और अगर आप हर महीने 1 किलो कर लेंगे तो आप 1 साल में 12 किलो वज़न कम कर लेंगे। लेकिन आपने ये तय कर लिया कि नहीं साहब मैं तो 10 किलो कम करूँगा, तो ये अनरियलिस्टिक चीज़ है। इसलिए नौजवानों को भी चाहिए कि अपने जो गोल्स हों वो रियलिस्टिक हों और
अपने तालीम के साथ-साथ अपनी सेहत, अपनी तंदुरुस्ती, ख़ास तौर से अपनी मेंटल हेल्थ जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, वो और सोशल मीडिया का ज़रूर फ़ायदा उठाइए, अच्छी चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाइए। लेकिन उसके अंदर जो बेइंतहा खतरनाक कंटेंट है, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं, उससे आप दूर रहिए। देखिए किसी कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मैं एक ब्लेड की एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। ये ब्लेड एक डॉक्टर के पास होता है, सर्जन के पास होता है, तो ये ज़िंदगी देता है, लाइफ़ सेविंग होता है। ये ब्लेड आप जेब कतरे को दे दीजिए और डाकू को दे दीजिए, वो इससे गर्दनें काटेगा और लूटेगा। तो ये ना मोबाइल में बुराई है, ना सोशल मीडिया में बुराई है। आप किस तरह उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मेरे ख़्याल से जो मैंने कहा था कि नौजवान ये जेन ज़ी जो नस्ल है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। इनको इस बात को ज़रूर समझना चाहिए कि ये जितनी चीज़ें आ रही और आगे आएँगी और हो सकता है कि बिल्कुल गंदगी जो है जो जिस कदर गंदगी मुमकिन हो सकती है सोशल मीडिया पर, वो और खुल के आपके सामने आए। लेकिन फिर भी आपको जो अल्लाह ने अक़ल दी है, आपके पास एक दिमाग है, उसका अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे, तो मेरे ख़्याल से आप उसकी गंदगी से बचे रहेंगे और उसके अंदर फ़िल्टर करके जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ है, वो निकाल सकते हैं। इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो नौजवान नस्ल है जिसके पास टाइम है, बजाए इसके कि ढाबों में बैठे हैं, इधर-उधर बैठे हैं, खूब घंटों गप्पे-शप्पे कर रहे हैं। हुँ, आप अपनी फैमिली के साथ रहिए, फैमिली के काम आइए, माँ-बाप के साथ जाइए, किचन में रहिए, वालिदैन के साथ शॉपिंग कीजिए, भाई-बहनों की केयर कीजिए, उनकी पढ़ाई में मदद कीजिए, कुकिंग कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, घर में पेंट कीजिए, पेंटिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन घर के साथ इन्वॉल्व होइए, घर के काम में इन्वॉल्व होइए। जो डोमेस्टिक चीज़ें हैं, उसमें आप इन्वॉल्व करेंगे तो आपका वक़्त भी बहुत अच्छा गुज़रेगा और आपको बहुत खुशी होगी। बहुत खुशी होगी। रियल हैप्पीनेस आपको बिल्कुल, महसूस होगी जब आप अपने घर की चीज़ें कर रहे हैं। बिल्कुल, बनिस्बत इसके कि आप दोस्तों में बैठे, उन दोस्तों के अंदर 2-4 आपका मूड भी ख़राब करेंगे, 2-4 आपको गलत मशवरे भी देंगे। इससे बहुत अच्छा है कि आप क्वालिटी टाइम घर में मैं ये नहीं कह रहा कि आप फ्रेंडशिप और सोशल सर्किल को बिल्कुल वो कीजिए, लेकिन टाइम को इस तरह कीजिए क्योंकि आज हमारा वक़्त दोस्तों में और सोशल सर्किल में और ढाबों में इसमें बहुत लग रहा है। बिल्कुल। इसको इधर डाइवर्ट कीजिए। ये तो आपके अपने सगे या बहुत ही आपके वेल विशर और आपको चाहने वाले लोग हैं। और ज़िंदगी भर यही काम आएँगे। ज़िंदगी भर यही काम आएँगे। तो ये और रिश्तेदारियाँ जो टूटती चली जा रही हैं, अब दूर-दूर करीबी रिश्तेदार हमसे दूर हो गए। बिल्कुल, हमारी जो नौजवान नस्ल है वो उन रिश्तों को मेंटेन नहीं कर रही, जबकि रियल प्लेज़र है इन रिश्तों में। दादा-दादी, नाना-नानी, फूफी, खाला, चाचा-चाची ये कितने खूबसूरत रिश्ते हैं। इनको मज़बूत कीजिए, आपको वाक़ईतन रियल प्लेज़र हासिल होगा। ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये था आज का पॉडकास्ट। आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी तरह के और यूथ के इश्यूज़ जो बच गए हैं, आप जिन पे चाहते हैं कि इस तरह खुल के बातचीत हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। इंशाअल्लाह हम उस पर खुल के बात करेंगे और हमारे इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि बहुत सारे नौजवान अपने इश्यूज़ को सॉल्व कर सकें और इससे कुछ फ़ायदा उठा सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया।